सो हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम डॉक्टर जावेद। आज ये हम 6th वीक इन अ रो मिल रहे हैं और डेट अप्रैल 19 2020। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। नीदा, थैंक यू, एंड Kizar, थैंक यू फॉर सेटिंग दिस अप, एंड सबीना एंड नादिया, थैंक यू फॉर बीइंग अ गेस्ट। तो बेसिकली टू रिकैप, कुछ लोग जो हमें बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, हमारा मकसद इस वीकली मीटिंग का है कि सबको अपडेट करना कि कोरोना वायरस क्या अपडेट क्या चल रही हैं, और इसके साथ हमने बेसिकली रहना किस तरह है और क्या सिचुएशन है। तो हमें पता है कि रिकैप में ये मतलब कि वायरस चाइना से स्टार्ट हुआ था, कोरोना वायरस, जिसका नाम SARS-CoV-2, और जो जब ये हो जाता है तो उसको बीमारी जो लगती है उसको कोविड-19 कहते हैं, जो बीमारी का नाम है। तो उसको हम मुख्तलिफ लफ्ज़ों में बोल रहे हैं, कोरोना वायरस, कोविड, लेकिन सब एक ही बराबर है। और ये इस वक्त रेस्पिरेटरी के थ्रू लगता है, मतलब कि हमारे सांस में जाता है अंदर, नाक से, मुंह से, आंखों से, और फिर ये वायरस होता है। और जब ये किसी को हो जाता है, वो खांसते हैं या बोलते हैं, उनकी थूक में होता है, वो आपके हाथ में लगता है और वो फिर दूसरी चीज़ों को लगना शुरू हो जाता है। बेसिकली उसकी स्टेटस ये है कि ये पूरी दुनिया में बड़ी स्पीड से फैल रहा है। तो एक हम चार्ट देखते हैं, वो भी हम चार्ट को दोबारा शेयर स्क्रीन करते हैं, उसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं और फिर उसके बाद आगे अपडेट देते हैं। ओके, तो ये बेसिकली हमारा चार्ट है जो हम हर बार देख रहे हैं। जॉन हॉपकिंस से कोरोना वायरस की अपडेट देने के लिए टोटल नंबर पूरी दुनिया में इस वक्त 2.4 मिलियन के करीब केसेस हैं कंफर्म, और यूएस के अंदर 755 हैं। और इसी तरह हम दूसरे मुल्कों में देखते हैं, स्पेन, इटली, जर्मनी, मतलब कि ये सब नंबर काफ़ी स्पीड से बढ़ रहे हैं। और कुछ इसमें इंटरेस्टिंग नंबर हैं जो कि हम रिव्यू करते हैं। यूएस के अंदर बेसिकली 40,000 के करीब डेथ हो गई हैं। और इस वक्त अगर ये हम उनके डेली केसेस यहाँ देखें तो प्रीटी मच प्लेटो पे आ रहे हैं, पीक होना कम हो गए हैं, प्लेटो पे आ गए हैं। और यूएस के अंदर अगर ये जो हमें न्यूयॉर्क का बड़ा कंसर्न था, क्योंकि बेसिकली वही स्टेट सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट हिट है, जब हम उस पर देखते हैं तो डेली केसेस में अभी भी कुछ हो रहे हैं लेकिन काफ़ी बेहतर होते जा रहे हैं। और इसमें जो ज़्यादातर हॉस्पिटलाइजेशन केस है वो इस ग्राफ में नहीं है, लेकिन वो काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। तो सिचुएशन ये है कि यूएस के अंदर कुछ स्टेट्स में अभी भी बड़ी स्पीड से बढ़ रहे हैं और कुछ स्टेट्स में बेहतर होता जा रहा है। तो न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन साउथ डकोटा और इस जैसे कुछ और स्टेट्स हैं, टेक्सास है, वहाँ अभी बढ़ रहा है। तो अगर ये हम कुछ फॉलो कर रहे थे, मतलब कि अगर यूके को देखें, क्योंकि इन्होंने पहले कहा था कि हर्ड इम्यूनिटी है, कोई सोशल आइसोलेशन बैन नहीं, तो लॉकडाउन नहीं था, तो उसके बाद रियलाइज किया कि वो चल नहीं रहा, तो अब उन्होंने लॉकडाउन किया, लेकिन अब भी केस बड़ी स्पीड से बढ़ रहे हैं इधर। और इंडिया में तकरीबन 17,000, और पाकिस्तान में मेरे ख्याल 8,000 के करीब। और साउथ कोरिया को हम काइंड ऑफ मॉनिटर कर रहे थे, क्योंकि साउथ कोरिया ने काफ़ी अच्छा कंट्रोल किया होता, लेकिन उनके फिर केस अब सेकेंड वेव में थोड़े बढ़ने लग गए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये क्यों बढ़ रहे हैं, ये जो लोग बाहर से आ रहे थे मुल्क के अंदर वापस, वो लोगों की वजह से केस बढ़ रहे हैं, या एक्चुअली ये मतलब ये अंदर मुल्क में फैल रहे हैं क्योंकि चीज़ें दोबारा लूज हो रही हैं, खुल रही हैं ज़्यादा। तो अभी कुछ वक्त के साथ पता चलेगा। तो इसके साथ बेसिकली अब हम इसको एंड करते हैं और फर्दर अपडेट लेते हैं। तो बेसिकली अब कोरोना वायरस का हमें पता चल रहा है कि सोशल आइसोलेशन काम कर रही है, और अब केस कुछ जगह प्लेटो हुए हैं और कुछ जगह कम होना शुरू हो गए हैं। अब ये जो कम होना शुरू हो गए ना, यहाँ थोड़ा सा इशू आ रहा है, और हमें हम चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ये काम तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी, या तो लोग तंग पड़ना शुरू हो जाएंगे और बाहर निकल आएंगे, या गवर्नमेंट हो सकता है जल्दी चीज़ों को खोल दें या प्रॉपर तरीके से ना खोलें, तो ये फिर केसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन ये प्रूव हो गया है कि अगर जब आप सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं तो बेहतर है। तो मेरा ख्याल, लोग क्या कर रहे हैं हमें उसका ख्याल रखना चाहिए, और गवर्नमेंट क्या कर रही है उसका ख्याल रखना चाहिए। उसके साथ साथ अपनी सेल्फ प्रिकॉशन ज़रूर करनी चाहिए, कि चाहे वो कुछ भी कर रहे हो। उसका ये मतलब है कि अगर जब वो चीज़ें खोल भी रहे हैं तो मैं फिर भी यही रेकमेंड करूँगा कि थोड़ी एहतियात रखनी चाहिए। एहतियात वही है कि आपके हाथ धुलने चाहिए, बार बार हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए, और फेस मास्क पहनना चाहिए जिस जिस जगह पे अलाउड है। काम पे भी फेस मास्क पहनना, तो मैं ये है कि
कुछ लोग आदत नहीं है फेस मास्क पहनने की, तो बुरा समझा जाता है, स्टिग्मा समझा जाता है, और कुछ वैसे ही तंग पड़ जाते हैं। लेकिन जो ही आप पहनना शुरू कर देते हो तो आदत बन जाती है। ठीक है। और इसकी अभी भी कोई दवाई नहीं आई। वो जो एंटी मलेरिया दवाई है उसकी भी रिसर्च कुछ मिक्स है। कुछ रिसर्च शो कर रही है कि वो काम कुछ करती है, कुछ शो कर रही है कि वो काम नहीं करती, उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। और इसके साथ एक नई एंटीवायरल दवाई बना रहे हैं जिसका फ्राइडे को काफ़ी शोर था कि उसकी कुछ रिसर्च में अच्छी न्यूज़ आई है। वो भी सिर्फ इस तरह न्यूज़ आई है कि पार्शली कि रिसर्च अभी बहुत अर्ली स्टेजेस के ऊपर है, तो अभी कंफर्म नहीं है। उसकी फेज 3 ट्रायल्स चल रही हैं जो अगले महीने आएगी, वहां पता चलेगा कि वो मतलब कि दवाई काम कर रही है नहीं, अभी सिर्फ प्रीलिमिनरी रिपोर्ट पे है। तो इसके साथ एक दो और ड्रग्स भी हैं जिनकी रिसर्च चल रही है। ये पुराने ड्रग्स हैं वायरसेस के लिए, जिसके लिए देखा जा रहा है कि अगर ये इस वायरस पे काम करती है। इसके साथ साथ कुछ नई दवाइयों पे भी काम करना शुरू कर देंगे जो डायरेक्टली इस वायरस के लिए बनेगी। तो अभी भी मेरा ख्याल 3 से 6 महीने की डेट टाइम फ्रेम है दवाई का आगे आने का टाइम फ्रेम। और जो वैक्सीन है, मेरा ख्याल मैं किसी जगह पढ़ रहा था कि 115 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज एंड वैक्सीन प्रोसेस पे काम किया जा रहा है पूरी दुनिया पे। तो बहुत दौड़ लगी हुई है, लेकिन फिर भी अभी कोई फाइनलाइज रिपोर्ट नहीं आई। सब बहुत अर्ली स्टेजेस में है और अब भी इसको मेरा ख्याल 1.5-2 साल लग जाएंगे। तो इसका मतलब कुछ खास चेंज नहीं हुआ। सिर्फ गुड न्यूज़, इतनी बैड न्यूज़ में ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग काम कर रही है। ये मतलब कि मजाक नहीं है, ये कोई ऐसे ही नहीं है, ये सीरियसली दिस इज द वे टू कंट्रोल थिंग्स। और उसके साथ साथ मतलब कि जो हमें अब क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब कि जो पेशेंट्स पूछ रहे हैं या फैमिली मेंबर्स देख रहे हैं, वो मल्टी लेवल के क्वेश्चंस हैं। एक तो जाहिर बात है साइकोलॉजिकल इशू बढ़ रहा है, हमने उसकी बात की थी। वो आपको अपनी रूटीन और अपनी चीज़ें उसी तरह वही मैसेज है कि अपनी रूटीन रखें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, एक्सरसाइज ज़रूर करें, और अच्छा खाना भी हो। और दूसरा जो आ रहा है अब, जो हमें आई थिंक आगे ऐसा लगेगा, क्योंकि अब तकरीबन 6 हफ्ते से लोग अपनी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करा रहे हैं, टेस्ट कैंसिल करा रहे हैं, इस वजह से कि ये खौफ है कि अगर हम अस्पताल में जाएंगे तो क्या आ जाएगा। मेरे पास खुद कई मरीज आते हैं अस्पताल में जो कि दाखिल नहीं होना चाहते, या बड़ी मजबूरी से इमरजेंसी रूम में आएंगे, उसके बाद आगे कहेंगे हमने दाखिल नहीं होना, या कोई हो भी जाएगा तो उसकी मर्जी ये होती है कि मैं फौरन घर चला जाऊँ जल्दी से जल्दी। तो ये चीज़ अच्छी भी है, लेकिन इसके साथ साथ सबको एक एहतियात ज़रूर करनी है। और वो ये है कि अगर जो आप ज़्यादा वेट करेंगे लास्ट तक और ज़्यादा बीमार होगे, जिस तरह अभी कुछ एक अस्पताल की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि उसमें अपेंडिसाइटिस के जो पेशेंट आ रहे हैं बहुत लेट स्टेजेस पे आ रहे हैं, उनको पेट में दर्द हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन वो नहीं जा रहे जब तक प्रॉब्लम बहुत बढ़ नहीं जाती। इसी तरह कुछ हार्ट अटैक के केसेस हैं। तो इसका मतलब हमें अपनी दूसरी इस कोरोना वायरस के अलावा जो बीमारियां हैं उसका भी साथ साथ ख्याल रखना। और बेहतर यही है कि आप अपने डॉक्टर को कॉल करें कि ये मुझे मसला है, वहां से आपको सबसे अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी कि क्या करना चाहिए उसके लिए। तो कोई ज़रूरी अपॉइंटमेंट को मिस मत करिए। सवीना, और कुछ ऐड करना है? Oh, मंसूर भाई, मैं कुछ पूछूंगा आपसे। okay. सो मैं सोशल मीडिया और टीवी पे काफ़ी जो हमारे टॉप टीवी चैनल्स हैं उनके रिपोर्टर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में केसेस जो हैं वो दे आर लाइक प्लेटो पे पहुंच गए, दे आर डिक्लाइनिंग। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? मुझे जो हमारे पाकिस्तान का पाकिस्तान बहुत से ज़्यादा तो लिसनर्स नहीं हैं। पता। हाँ नहीं, मैं पाकिस्तान को क्लोजली वॉच नहीं कर रहा, फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग तो ज़्यादा थी, लेकिन अभी मुझे पता नहीं कि वहाँ कितने टेस्ट किए जा रहे हैं और किस किस को टेस्ट किया जा रहा है। जिस तरह हमें यूएस के अंदाज़ा है कि अगर यहाँ यूएस के अंदर 700,000 केसेस हैं, तो हम सिर्फ उनको टेस्ट कर रहे हैं जो बहुत बीमार हैं और अस्पताल में या डॉक्टर के पास आ रहे हैं। ठीक है, हर बंदे को नहीं कर रहे। हमारा एक अंदाज़ा है कि मे बी 5 टाइम्स 10 टाइम्स केसेस एक्चुअली ज़्यादा होंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा मरीजों को जो क्लिनिकल डायग्नोसिस था उनको घर भेज दिया बगैर टेस्ट किए। जब वो घर गए तो उन्होंने आगे नेचुरली अपनी फैमिली के साथ, अगर एक घर में रह रहे हैं और ज़्यादा आइसोलेशन नहीं है, तो उनकी फैमिली भी इफेक्ट हो रही थी। तो उस चीज़ से हमें अंदाज़ा होता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा होंगे। अब पाकिस्तान में ये किस तरह हैंडल हो रहा है, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, या और भी किसी भी मुल्क में किस तरह हैंडल कर रहे हैं। कुछ स्वीडन का आपने सुना होगा कि स्वीडन और जर्मनी तो ने थोड़ा सा डिफरेंट ट्रैक रखा हुआ है। स्वीडन ने बेसिकली ये किया कि सोशल आइसोलेशन का कोई रूल नहीं बनाया, कुछ कोई लॉकडाउन नहीं किया,
लेकिन वैसे लोगों को कहा है कि आप अपनी तौर से एहतियात करो। अब उनका कहना है कि उनके केस अब भी बढ़ रहे हैं, डेथ भी बढ़ रही है, लेकिन कंट्रोल्ड में है। आई थिंक टाइम विल टेल कि कैसा, कौन सा मेथड अच्छा है, कौन सा बुरा है। लेकिन जहां हम रह रहे हैं, जो हमारा लोकल अंदाजा है वो यही है कि लॉकडाउन जो तरीके से किया गया है, इसको फिर आहिस्ता आहिस्ता ओपन करेंगे तो बेहतर होगा। Okay, thank you. I think over to Sabina Vajina. ओके। Nothing. I really didn't have much more to add. Just about the new drug that we've been hearing the stuff, this remdesivir, which is actually not a new drug. It was used for Ebola. So we're just gonna add that right now they're doing trials. The problem was China was one of the big ones that was trying to do trials, but they can't. They don't have any more cases there, so a lot of their trials that were going on had to stop midway because they actually don't have enough patients to enroll. So I mean, that is a good thing to know. And so hopefully, and then as Mr. was saying about the vaccine, we really don't have an exact number on it. Some research and some researchers have been saying maybe they're hoping by September, October, a preliminary vaccine may be out. But for the most part, as we know, usually with research protocols, things have to go through different phases. So a final vaccine probably won't be out until a year or 2 years. But at least if they have a treatment for it, which they are hoping with this drug that they use in Ebola, remdesivir, a lot of patients that are being treated with it are improving. So that's a good sign. And just keep doing the social distancing. We know in the news a lot of states are well, the president, as we know, we've heard he wants to kind of stop it. So we're just hoping it's going to be every state dependent, governor's choice or mayor's choice or county's choice eventually. But even if your area opens it up, I think me and Mansour would still advise you to continue with the social distancing and making sure you're wearing a mask when you go to public places, because we're still not out of the woods yet. It's still a problematic illness. We don't have a real cure and treatment for it, and still our medical field can't handle the burden of excess patients. So if your area still opens up shop, stores, I know everybody's hurting, and there are groups of people that are fighting to open up the stores and stop this stay orders and stuff. But just use your common sense, and we're advising you as well from our medical point that still we'll try to limit going out, and even if the stores and stuff open. All right, I think that's all I really wanted to add. ऑलराइट, थैंक यू सुमीना। तो आई थिंक ये काफ़ी क्लियर होता जा रहा है कि मतलब कि एक और चीज़, आई थिंक हैंड सैनिटाइजर्स का मुझे कुछ क्वेश्चंस वगैरह थे कि चाहिए, और अभी भी मिल नहीं रहे, और डिसइंफेक्टेंट्स नहीं मिल रहे जो लाइसोल्स वगैरह हैं। तो आई थिंक अभी भी वही है कि बेस्ट अपना घर में बनाना है, बजाय कि बाहर ढूंढने के लिए जाएं या कुछ ढूंढें, तो अपना ब्लीच और पानी से अच्छा बन जाएगा। तो बेसिकली आई थिंक ये चीज़ कवर्ड है। लास्ट मीटिंग में कुछ क्वेश्चंस थे फाइनेंस के, और अब हमें पता है कि जो ये हेल्थ के इश्यूज कंट्रोल में आएंगे, फाइनेंशियल इश्यूज बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो लास्ट टाइम जो हम मतलब की चीज़ें हमने डिस्कस की थी वो एडवांस डायरेक्टिव पे की थी। होपफुली लोग मतलब कि आप लोग सारा उसको समझ रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं, बना रहे हैं। उसके साथ साथ फाइनेंस जो ट्रबल आएंगे उस पर बेसिकली हम नादिया से कुछ ओपिनियन ले लेते हैं कि क्या करना चाहिए। स्पेशली मतलब कि मेरे ख्याल से ये 3 कंपोनेंट्स हैं फाइनेंस के। एक तो है कि आप वो चीज़ें लें जिनकी बहुत ज़रूरी हैं और नीड्स नॉट वांट्स, और सेकंड चीज़ है कि आपको अगर ये बिल्स पे करने में दिक्कत हो रही है तो आई थिंक इट्स बेस्ट टू लुक आउट टू लेंडर्स। और थर्ड है कि अगर ये चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो रही हैं तो आई थिंक देयर आर ऑप्शंस ऑफ बैंक्रप्सी। नाउ आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, एंड आई नो आई थिंक नादिया है, लेकिन ये है कि हमें थोड़ा बहुत आइडिया है तो मेंशन कर सकते हैं। तो फिर आप आगे उसके मजीद एक किसी प्रोफेशनल से डिस्कस कर लेना। सो नादिया, यू वांट टू टेक ओवर? Yes, thank you, Mansoor and Sabina. Okay, so again, disclaimer out there कि जो आपको आज information मिलेगी वो सिर्फ educational purposes के लिए है,
इससे अटर्नी क्लाइंट रिलेशनशिप नहीं बनेगी, यहाँ पे ये लीगल एडवाइस के लिए नहीं यूज किया जाएगा। तो और ऑल्सो मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, बट आई डू हैव बैकग्राउंड इन बैंकिंग, जहाँ पे मॉर्गेजेस, क्रेडिट कार्ड्स एंड क्लाइंट्स को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देने की जॉब में करती थी। सो दैट्स व्हाई मंसूर ने बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट ऑफ किया टॉपिक का, और वही 3 डिस्कशंस होंगे, फाइनेंशियल हैबिट्स बेसिकली, एंड देन जब आप फाइनेंशियल होल में गिरते हो या फेल करते हो अपने आप को फाइनेंशियल हैबिट्स की वजह से, तो उसके हम क्या कर सकते हैं, एंड देन थर्ड होगा डेट कंसोलिडेशन या फिर बैंक्रप्सी। नाउ ईच सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि आप तकरीबन 1 से 3 घंटे फ्रीली यूज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन बताने के लिए। तो जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी वो बेसिकली एक ओवरव्यू है। गोल ये है कि आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाए। उसके अलावा अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं, आप पर्सनली मुझे रीच आउट कर दें, या अपने किसी भी लोकल अटर्नी या लीगल एडवाइजर के पास चले जाएं, वो आपको असिस्ट कर देगा इस प्रोसेस के अंदर। तो फाइनेंशियल हैबिट से स्टार्ट करते हैं, एज मंसूर मेंशन, कि आपकी नीड्स होनी चाहिए, वांट्स नहीं होनी चाहिए। हम ऑलरेडी एक ऐसी क्राइसिस के अंदर हैं जहाँ पे लोगों के पास जॉब्स नहीं है, या फिर जॉब के आवर्स कम है, एंड फाइनेंशियल होल में आ रहे हैं कि बिल्स पाइल अप होंगे या हो रहे हैं, एंड देन अनएबल टू पे द बिल्स बेसिकली। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आप अपनी बैड हैबिट्स को आइडेंटिफाई करें। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो एक बेस्ट होता है, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने स्पाउस से पूछें, स्पाउस से डिस्कस करें। अगर शादीशुदा नहीं है तो जिस फैमिली के साथ आप रह रहे हैं, आपकी इमीडिएट फैमिली, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स या आपके माँ बाप हैं, उनके साथ डिस्कस करें कि जो इतने पैसे आप कमा रहे हैं वो जा कहाँ रहे हैं, कैसे उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो मेक अ बजट, उसको आप स्पेंड करें। बेसिकली बजट के अंदर जो चीज़ सबसे पहले मैं रेकमेंड करती हूँ या मैं अपने लिए भी यूज करती हूँ, वो ये है कि मैं अपनी सेविंग्स सबसे पहले निकालती हूँ। जब आप सेविंग्स निकाल देते हैं, देन यू नो कि आपके पास ओनली सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है जो आपने यूज करने थ्रू आउट द होल मंथ। नाउ जब आपकी सेविंग्स निकल गई, फिर आपने अपने मैंडेटरी बिल्स पे करने हैं, लाइक हाउसिंग, रेंट जा रहा है या आपका मॉर्गेज जा रहा है, आपके यूटिलिटी बिल्स जा रहे हैं, लोन पेमेंट्स हैं वो जाएंगी, अगर ऑटो लोन्स हैं, कार की पेमेंट्स हैं वो जाएंगी, एंड देन यू गो इनटू लाइक द मोर फ्रीली स्पेंडिंग्स। जैसे अगर आपकी कोई सर्विसेज हैं सच एज मंथली सर्विसेज हैं, जो मैं रेकमेंड करूंगी, नाउ इज द टाइम आप उनसे डिस्कनेक्ट करें। काफी से लोगों की कंप्लेन होती है एट द एंड ऑफ द मंथ कि उनके पास पैसे नहीं है, बट जब आप उनके साथ बैठते हो, उनका बजट बनाते हो, तो दे आर फ्रीली पेइंग एनी तकरीबन $30 से $50 उनकी जो होते हैं ना, वो वेस्ट हो रहे होते हैं सम सॉर्ट ऑफ मंथली सर्विसेज में, चाहे वो हुलू है, अमेजॉन प्राइम है, मूवी पासेस हैं, एडवेंचर पार्क पासेस हैं, पार्क्स के एंड थिंग्स लाइक दैट। तो उनको आप कट बैक करें, स्पेशली इन दिस टाइम, क्योंकि ऑलरेडी आपकी इनकम जो है लिमिटेड है। और जो लेट्स मूव ओवर टू द सेविंग्स। नाउ जो सेविंग्स हैं वो मैं रेकमेंड करती हूँ, एंड आई थिंक मंसूर इस बात से एग्री करेगा, कि आपके पास इतनी होनी चाहिए कि इन दी इवेंट आपके पास जॉब नहीं है तो आप नेक्स्ट 6 मंथ्स या 6 से 12 मंथ्स के लिए प्रिपेयर्ड हैं, और आप फ्रीली अपने जो मैंडेटरी बिल्स हैं, जो जरूरी बिल्स और चीजें वो पे ऑफ कर सकें। तो वो एक पार्ट आ जाता है। नाउ जब आप पैसे आपके मंथली आ रहे हैं, तो सेट गोल्स कि आपने क्या करना है, कैसे करना है। सिर्फ सेविंग्स ये नहीं होनी चाहिए कि वो अगले 6 महीने की सेविंग्स हैं तो चलो उनको कर लें। सेविंग्स ये भी होनी चाहिए कि आपकी रिटायरमेंट में कहाँ जा रहे हैं। मेक बास्केट्स। अगर आपको जॉब से 401k मिल रहा है तो यूटिलाइज दैट। अगर आपको 401k मिल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप खाली उसी में पैसे डालें। इन्वेस्ट इन अदर थिंग्स टू एज वेल। स्टॉक्स ऑप्शंस हैं, IRA ऑप्शंस हैं, सेविंग्स अकाउंट्स हैं, सेफ CDs हैं जिनको सर्टिफाइड डिपॉजिट कहते हैं। योर मनी गेट्स लॉक्ड, आपके जो पैसे हैं आप उसमें डालते हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए मनी लॉक्ड अप हो जाते हैं। सो डिफरेंट एवेन्यूज हैं। एंड देन सेकंड चीज आ जाती है कि आप गुड हैबिट्स डेवलप करें। वो ये होता है कि आप ये ना करें, आपको आज पेचेक मिला है तो आज पार्टी करते हैं पूरा, यू गो आउट अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, खाया सारा पेचेक, बाय द एंड ऑफ द वीक या बाय द एंड ऑफ 2 वीक्स खत्म हो गया। नाउ वेट करें कि हमारा सेकंड पेचेक आए तो हम अपने बिल्स पे कर दें। तो उन जो बैड हैबिट्स को हैं या जो ट्रिगर्स जिनको कहते हैं, मतलब कि आपको पता है कि आप अगर एक्स स्टोर में जाएंगे,
किसी स्टोर में जाएंगे तो वहां पे आपने पैसे स्पेंड करने ही करने, तो स्टोर में मत जाएं, उस हैबिट को चेंज करें। तो गुड हैबिट्स डेवलप करना ज्यादा जरूरी होता है, एंड देन स्पेशली इन दिस सिचुएशन। मंसूर, अगर कुछ ऐड करना है? No, I think it's good. So basically, I think यहाँ हम तुम फोकस करेंगे गुड और बैड हैबिट्स पे। लेट्स सपोज जो नेक्स्ट इशू है कि जिन लोगों के पास अब आगे मुश्किल हो रही है बिल पे करने में, मतलब कि मॉर्गेजेस हैं, बिजली का बिल है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स हैं, और इस तरह अगर जो और भी कार पेमेंट एंड सो फोर्थ, उनको किस तरह हैंडल किया जाए अगर जो पैसे नहीं आ रहे क्योंकि जॉब लॉस हो गई है, या जो अनएम्प्लॉयमेंट के पैसे हैं वो थोड़े हैं, वो पूरे नहीं पड़ रहे, तो उसको किस तरह हैंडल किया जाए? ठीक है, सो बेसिकली वो आपका फाइनेंशियल फॉल होता है, या फिर उसे कह लें कि जब आप जा रहे होते हैं एक ऐसे एवेन्यू के ऊपर जहाँ पे आपको पता है कि एट द एंड ऑफ द डे आपका बैंकरप्सी जाएगी या डेट कंसोलिडेशन होगा, सो इट्स इन बिटवीन पीरियड कि आपकी जॉब नहीं है या आपके पास इतनी फाइनेंशियल इनकम नहीं आ रही जिस तरह पहले आ रही थी कि आप उस तरह से अपने बिल्स पे कर सकें या क्रेडिट कार्ड पे कर सकें। तो उसको बेसिकली आपका गोल ये होगा कि आप आपके जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स से मतलब कि जिनसे आपने जो आपके क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं, या आपका मॉर्गेज है तो आपकी मॉर्गेज लेंडर है जो, या ऑटो लोन है तो ऑटो लोन का जो क्रेडिटर है, वो उनसे आप रीच आउट करें और उनको कहें कि यू नो व्हाट, मेरी ये फाइनेंशियल सिचुएशन है, तो क्या आपके पास कोई ऐसा प्लान है या कोई ऐसी चीज है जो आप हमें हमारे साथ वर्क कर सकें। मतलब कि अगर कुछ महीने के लिए पेमेंट्स रोक दी जाए, लेकिन अगर वो पेमेंट्स रोक रहे हैं और फिर आपको साथ में फाइन्स या पेनल्टीज भी लगा रहे हैं, तो उस पेमेंट रोकने का टेम्पररी सोल्यूशन होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे बिकॉज उसके ऊपर इंटरेस्ट इंक्लूड हो रहा है, पेनल्टीज लग रही हैं, जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है वो वहीं पे रहेगी और आपका इंटरेस्ट और पेनल्टीज बढ़ता जाएगा। सो आपने वो डिस्कस करना है अपने क्रेडिटर्स के साथ कि वो क्या ऑप्शंस दे रहे हैं आपको। फिर दूसरा आप उनसे बोल सकते हैं कि यू नो व्हाट, मैं पेमेंट करता रहूंगा लेकिन क्या आप मेरा इंटरेस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो बैंक होते हैं वो यूं इंटरेस्ट रिड्यूस नहीं करते हैं, वो आपको बोलते हैं कि आप दोबारा से रीफाइनेंस करवा लें। ये क्रेडिट कार्ड के लिए नहीं, ये सिर्फ मॉर्गेजेस, होम इक्विटी लोन्स, होम इक्विटी लाइंस ऑफ क्रेडिट, या फिर आपका अगर ऑटो लोन है तो उसके साथ वो आप कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन होगा, एंड देन अगेन वो जब आप रिड्यूस का करेंगे या आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, तो फाइंड आउट कि वो क्या फीस चार्ज कर रहे हैं, वो क्या पेनल्टीज लगा रहे हैं, क्योंकि अगर आप अर्ली रिपेमेंट करेंगे तो कुछ कंपनीज इवन जब आप उनके साथ रीफाइनेंस करते हैं तो आपको पेनल्टीज लगाते हैं लोन जल्दी देने का। सो यू वांट टू फिगर दैट आउट कि यू नो कि आप अगर एक फाइनेंशियल सिचुएशन से निकल रहे हैं बट यू आर डिगिंग अ बिगर ग्रेव, आप उससे बड़ा गड़ा खोद रहे हैं फाइनेंशियल पिट का, कि आपके जो एट द एंड ऑफ द डे आप जेब से ज्यादा पैसे दे रहे हैं और उसको पेमेंट्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। एंड देन तीसरा तरीका होता है आप उनसे बोलें कि यू नो व्हाट, ये नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए या 6 मंथ्स के लिए आप हमारी जो मंथली पेमेंट है उसको रिड्यूस कर दें। काफी से बैंक्स हैं जो वो ऑप्शंस अवेलेबल रखते हैं, आपको देते हैं। ये तो मॉर्गेज पे भी कर रहे हैं ना इस तरह, क्योंकि जो जिन लोगों के मॉर्गेजेस हैं वो बैंक ऑनर कर रहे हैं रिव्यू करके कि 3 to 6 मंथ्स की पेमेंट्स को होल्ड कर रहे हैं, मतलब छोड़ नहीं रहे, सिर्फ होल्ड कर रहे हैं बगैर पेनल्टी के। तो होपफुली हमारा ख्याल है उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आगे आने वाले महीनों में, या फिर वो उसको साल के जो टर्म में जहां आपका खत्म होना है मॉर्गेज, वो उसके अंदर वो ऐड कर देंगे। ऐड कर लेंगे, या उसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो दो चीजें यहाँ पे जरूरी होंगी, डिस्कस करें जो आपका लेंडर है, राइट। अगर आपकी पर्सनल रिलेशनशिप है तो आपका कम्युनिकेशन ज्यादा अच्छा हो जाएगा उसके साथ। अगर पर्सनल रिलेशनशिप भी नहीं है तो आस्क क्वेश्चंस, वो सवाल पूछें जो आपको बेनिफिट करें। दूसरा, जब वो आपको डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो आप उनको एकदम से साइन नहीं करें, जो उनके फाइन प्रिंट्स हैं या उनकी डिटेल्स हैं उनको पढ़ें और समझने की कोशिश करें, और फिर उनसे सवाल करें कि यू नो व्हाट, ये आप इंटरेस्ट लगा रहे हो, या आपने कहा है कि अभी नहीं पेनल्टी है लेकिन इतने अरसे के बाद फिर पेनल्टी लगेगी। सो सर्कल अराउंड इट, उनसे सवाल करें, उनसे पूछें।
तो अगेन मैं एम्फसाइज करूंगी कि जो आपका बैंक है, यूजुअली जो बड़े बैंक होते हैं उनके साथ आपकी पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करना ज़रा मुश्किल होती है, whereas जो छोटे बैंक होते हैं आपकी पर्सनल बैंकर मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, तो आप उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप करेंगे तो वो आपके साथ वर्क करते हैं, काम करेंगे, आपको जिस तरह से आपकी हेल्प कर सकते हैं वो करेंगे। एंड देन क्रेडिट कार्ड कंपनी सेम थिंग, वो रीफाइनेंसिंग ऑप्शन नहीं होगा या लेंडिंग का ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन ये है कि वो आपका जो इंटरेस्ट है वो वेव कर देंगे या इंटरेस्ट रिड्यूस कर देंगे अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, जाहिर बात है वो चेक करेंगे एंड डिस्कस करें उनके साथ ऑप्शंस कि क्या वो ऑप्शंस आपको दे सकते हैं। आई नो कि सर्टेन क्रेडिट कार्ड्स हैं वो इंटरेस्ट नहीं कम करेंगे लेकिन आपकी पेमेंट को इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ मंथ। अगर आप उनके साथ डिस्कस करें फाइनेंशियली अपने आपके फाइनेंसेस जो हैं वो डिस्कस करें, वो उस पर होल्ड कर देते हैं। सो यू वांट टू लुक एट दोस ऑप्शंस टू। फाइनेंशियली आपको क्रेडिट कार्ड या लेंडर नहीं आपका काम कर रहा, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑप्शंस भी हैं। जो फर्स्ट पार्ट था वो बेसिकली प्राइवेट ऑप्शंस थे, सेकंड पार्ट है लोकल गवर्नमेंट। सो चेक विथ योर लोकल गवर्नमेंट्स। काफ़ी मर्तबा ऐसे होता है कि जो आपकी लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं उनके पास कोई ना कोई डेट रिलीफ प्रोग्राम होता है, कोई बेल आउट ऑप्शंस होते हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और उनकी रेट्स जो हैं वो फेयरली कम होते हैं कंपेयर टू जो रेगुलर लेंडर्स होते हैं या प्राइवेट लेंडर्स होते हैं। तो चेक दैम, वो मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में या डिफरेंट सिटीज में रह रहे हैं, तो आप अपने लोकल या गूगल कर लें या फिर अपने लोकल टाउन से या काउंटी से बात करें, तो वो आपको डायरेक्ट कर देंगे कि ये ऑप्शंस हैं और इस तरह आपको वो कर सकते हैं। और बेसिकली मतलब कि जो जो मेरी समझ में आ रही है वो यही है कि अगर ये आप फाइनेंशियल डिफिकल्टी में हैं तो सबसे पहले आप अपने लेंडर से बात करें कि ऑप्शन देते हैं। अगर ये वहां से कुछ नहीं निकलता तो फिर आप अपने जो भी आपकी गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट ने उसके लिए ऑफर रखा हुआ है आप उनकी वेबसाइट पे जाके उनका प्लान देखिए और उसको फॉलो अप करें। ठीक है ना। सपोज अगर ये नहीं होते दो काम और कोई कहता है कि वो और भी मुश्किल में है, मतलब कि वो ऑर्गेनाइज क्या करे, पैसे ही नहीं है देने के लिए, मतलब खाने के लिए पैसे नहीं है, तो उस सिचुएशन में तो एक किस्म की हमें बैंकरप्सी नजर आती है। राइट, और जब वो ऑप्शन आता है तो उसको किस तरह एक्सप्लोर करना चाहिए? ठीक है, बैंकरप्सी से भी पहले एक ऑप्शन आता है, लेकिन जब आप फाइनेंशियल हार्डशिप में होते हैं और आपकी क्रेडिटर के साथ या लोकल गवर्नमेंट के साथ ऑप्शंस कनेक्ट हो जाते हैं, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है उस पर इम्पैक्ट नहीं होगा, और अगर होगा भी तो इतना ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा कम होगा। Whereas now जो नेक्स्ट ऑप्शन है कि अगर आप फाइनेंशियल हार्डशिप में और कोई फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं है, ये चीज़ें नहीं वर्क करेंगी, तो फिर डेट कंसोलिडेशन आ जाता है बैंकरप्सी से पहले। नाउ डेट कंसोलिडेशन आप तब कर सकते हैं जब आपकी हार्डशिप शुरू हो रही है। नाउ अगर जो क्रेडिट कार्ड डेट है या लोन डेट है वो 10,000 से कम है, तो आप पे ऑफ करने की कोशिश करें, नहीं है तो डेट कंसोलिडेशन ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। उसके अंदर डिफरेंट कंपनीज होती हैं, कुछ लोगों हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ लोग कहते हैं, जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं वो कहते हैं कि ये अच्छा ऑप्शन नहीं है क्योंकि जो कंपनीज हैं वो आपको चार्ज करते हैं। लेट्स से अगर आपका 10,000 का लोन था या क्रेडिट कार्ड का डेट था, तो आप डेट कंसोलिडेशन कंपनी के पास जाते हो, वो कहेंगे कि ठीक है 10% का जो 25% 10,000 का जो 25% है वो हमारी फीस होगी, हम नेगोशिएट करेंगे क्रेडिटर के साथ कि कितने पैसे देंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम वो 50% नॉक ऑफ कर देते हैं या 25% नॉक ऑफ कर देंगे, लेकिन जो अपना वो परसेंटेज या फीस रखेंगे ना, वो 25% ओरिजिनल अमाउंट की होगी, जो डिस्काउंटेड प्राइस डिस्काउंट मिलेगा आपको या रिड्यूस्ड अमाउंट आपने देनी उसकी नहीं होगी। सो ये चीज ध्यान में रखें। एंड अ लॉट ऑफ द टाइम्स जब आप और दूसरी चीज ये होगी कि आपकी एक मंथली फिक्स्ड पेमेंट होगी। सो लेट्स से वो आपके साथ पेमेंट प्लान वर्क करेंगे जो तकरीबन होगा 3 से 5 साल के लिए, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी कितनी मंथली इनकम है, आपके कितनी पैसे देने की हैसियत है उस वक्त, तो वो एक ऑप्शन है। उससे जाहिर बात है ये होगा कि आपने क्रेडिट कार्ड को पेमेंट नहीं करनी है और उनसे कांटेक्ट खत्म कर देना है, ताकि जो डेट कंसोलिडेशन कंपनी है वो कम्युनिकेट करे और वो फिर जो उनको नेगोशिएशंस करनी है अपने एंड पे वो कर लें। एंड जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट वो ये है कि आपका क्रेडिट स्कोर है ना, जितना भी अच्छा होगा वो इट्स गोना
क्रैश, वो नीचे आएगा, वो खराब होगा, आपकी क्रेडिट रिपोर्ट पे इम्पैक्ट करेगा। तो उस और फिर ये होगा कि अगर सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आप डेट कंसोलिडेशन कंपनी के पास जाते हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि वो आपको फॉल्स प्रॉमिसेस ना कर रहे हो या गारंटीज ना दे रहे हो। कुछ का एड देखेंगे आप तो वो आपको कहेंगे ओ हम आपके 50 से 70% रिड्यूस करवा देंगे, गारंटी देते हैं, लेकिन आपने हमें अपफ्रंट इतनी फीस देनी है। दोज आर द वंस जो आपने अवॉइड करनी है, जो आपको होते ना हरे बाग दिखा रहे हैं काम करने से पहले, अवॉइड देम, क्योंकि वो आपके पैसे ले लेंगे। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपकी डील नहीं हुई तो आपने फिर भी क्रेडिटर को उतने ही पैसे देने जितने आप ओ करते हैं, या उससे 19-20 का फर्क होगा, कुछ ज्यादा नहीं होगा। सो अवॉइड दोज। लेकिन आप गूगल करें, सर्च करें, रिसर्च करें कि कौन सी अच्छी कंपनीज हैं, उनकी रिव्यूज देखें एंड देन गो थ्रू वन ऑफ देम। लेकिन जो पेमेंट स्केड्यूल है वो याद रखें कि आपको वो मंथली पेमेंट्स बनानी है। अगर आप नहीं बनाएंगे मंथली पेमेंट्स तो जो डेट कंसोलिडेशन कंपनी है वो तो अपनी फीस ले लेगी आपसे। उसके अलावा जो आपने क्रेडिट कार्ड को कंपनी को देना है ना, वो आपका चला जाएगा डेट कलेक्शन के अंदर, क्योंकि आप तो पेमेंट्स नहीं कर रहे थे। तो जो आपका फिर आपको हरासमेंट शुरू हो जाएगी डेट कलेक्टर से। So you want to avoid that। और जब आप debt consolidation का option लेते हैं तो make sure you have enough money जहाँ पे आप उनकी monthly payments के साथ agree कर लें। Now उसके अंदर भी कुछ companies ऐसी होती हैं कि वो आपको deal बहुत अच्छी ले देंगे, but at the same time उनको भी पता होगा कि जो आपकी financial situation है वो आप पूरी नहीं कर सकेंगे based on जो वो आपको option दे रहे हैं। फिर वो कहेंगे कि you know what, आप 20,000 ओ करते हो, आपने तकरीबन $400 की पेमेंट अभी कर रहे हो, लेकिन आपकी पेमेंट्स डबल अप हो जाएंगी तो $800 हो जाएंगी, 2 साल में आपका लोन खत्म हो जाएगा। आप ये पेपर साइन कर दें। अगर आपके पास वो पेमेंट्स बनाने के ऑप्शंस नहीं है तो हम आपका जो लोन है, जो क्रेडिट है, वो हम किसी और को बेच देते हैं, आप उनसे लोन ले लें एंड देन वो 25% पे होगा एंड देन एक्सटेंडेड टाइम ऑफ पीरियड के लिए होगा। तो वो बेसिकली आपको सेल ऑफ कर रहे होते हैं और वो ऑप्शन अच्छा नहीं है, क्योंकि लेट्स से आपका 10,000 का लोन था, आपने 25% ऑलरेडी डेट कंसोलिडेशन कंपनी को दिए एंड देन आप एन एडिशनल 25% APR एनुअल इंटरेस्ट रेट देंगे जिस क्रेडिटर को वो आपका लोन बेच रहे हैं। सो दैट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। वो आप उनसे मत लें, उनसे बोलें यू नो व्हाट, रीनेगोशिएट कर दें, डबल अप नहीं कर सकते, या seek out to your family and see अगर वो हेल्प कर दें डबल अप पेमेंट्स करने में and then move forward with it ताकि वो आपका लोन खत्म हो जाए। जो इसमें सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि आप ये मंथली पेमेंट सेटअप करते हैं, इतना कुछ कर रहे हैं अपने बजट को बैलेंस करने के लिए, या आपको लग रहा है कि यू नो व्हाट मेरा तो लोन अब उतर जाएगा 2 साल में, तो फिर भी आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं कर रहे आपको, अपने आप को बजटिंग नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपकी वही बैड हैबिट्स हैं कि जितने पैसे पे चेक के आए उतने पैसे उड़ा दिए, तो इट्स पॉइंटलेस बिकॉज आपका जो साइकिल है ना वो उसी तरह चलता रहेगा कि आप एक लोन से निकलेंगे, दूसरे लोन में चले जाएंगे, दूसरे से निकलेंगे, तीसरे में चले जाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका ये सिचुएशन आ गया तो उससे सीखें and then learn good habits and go away with the bad habits। तीसरी चीज आ जाती है और सेकंड थिंग आ जाती है कि आपकी बैंक्रप्सी का ऑप्शन, वो लास्ट रिजॉर्ट है बेसिकली। उसमें अगर आपका इतना ज्यादा एक्सपेंस नहीं है या इतने ज्यादा बिल्स नहीं है तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगी। बट देन अगेन हर एक की फाइनेंशियल सिचुएशन डिफरेंट होती है, हर एक की एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, तो वो अपने तरीके से कहेगा। टू मी बैंक्रप्सी का ऑप्शन तब आना चाहिए जब आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है और जो मनी आप ओ करते हैं इट्स अ वेरी लार्ज अमाउंट। क्योंकि बैंक्रप्सी से क्या होता है कि आपको जो जब आप फाइल करते हैं और आपको अप्रूव हो जाता है तो वो 10 साल के लिए आपके क्रेडिट पे रहता है। देन यू कैन गेट क्रेडिट कार्ड्स, यू कैन नॉट, आप घर नहीं खरीद सकते हैं, आपकी लाइफ इंश्योरेंस शायद आपको ना मिले, सर्टेन जॉब्स हैं कि जो रिक्वायर करती हैं कि आप अगर आपने बैंक्रप्सी फाइल की हुई है तो शायद आपको उसकी वजह से जॉब भी ना मिले। एंड देन अगर आपको स्टूडेंट लोन्स वगैरह चाहिए उसमें भी इश्यू आएगा। सो बेसिकली आपका क्रेडिट जो है ना इट्स अ फ्रेश स्टार्ट, सो आपको काफी डिफिकल्टीज फेस होती हैं फॉर द नेक्स्ट 10 years ऑफ योर लाइफ। नाउ जो बैंक्रप्सी लॉ है वो तकरीबन वो ऐसा है कि फेडरल है, सो
कोई भी अटर्नी कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकता है जब प्रोसीजर पे बात आती है, लेकिन जो स्टेट लॉ है वो अप्लाई करता है अगर उसके अंदर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है जो जिसको बेचना पड़ेगा, चाहे वो बैंक को बेचना पड़ेगा या फिर वो कोर्ट को उसको बेचना पड़ेगा। तो जो पर्सनल बैंक्रप्सीज होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक चैप्टर 7 और एक चैप्टर 13। उसकी फीस बेसिकली फाइलिंग फीस होती है couple of $100 डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी स्टेट में कहाँ पे फाइल कर रहे हैं, और वो यूएस कोर्ट में फाइल की जाती है, स्टेट कोर्ट में नहीं फाइल की जाती। जो चैप्टर 7 की बैंक्रप्सी है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, वो आपके सारे एसेट्स लेती हैं और उनको कंसोलिडेट करते हैं, लिक्विडेट करते हैं, चाहे उसके अंदर सिर्फ आपकी जो एसेट्स एग्जाम्प्ट होते हैं या जो आपकी चीजें एग्जाम्प्ट होती हैं वो बेसिकली आपकी कार होती है या आपके कोई टूल्स हैं जिससे आप अपना बिजनेस ऑपरेट करते हैं, या आपकी बेसिक हाउस होल्ड फर्निशिंग्स लाइक सोफा, बेड, घर की जो इस्तेमाल की चीजें, चूल्हा, फ्रिज वगैरह। उसके अलावा आपके जितने एसेट्स होंगे, आपकी ज्वेलरी, आपके फैंसी आर्टिफैक्ट्स या कुछ भी चीजें, वो सब उनको लेके बेच देंगे और उससे कंसोलिडेट कर देंगे। जब प्रोसेस खत्म होगा तो फिर वो आपको डिस्चार्ज कर देंगे एंड बेसिकली वहां पे बैंक्रप्सी का प्रोसेस खत्म हो जाता है। उससे पहले एक्चुअली जो यूएस गवर्नमेंट है वो रिक्वायर करती है कि आप एटलीस्ट विद इन द 6 मंथ्स एक कोर्स कंप्लीट करें जो आपको क्रेडिट के बारे में बताएगा और सारा प्रोसेस बताएगा, एंड देन बेसिकली आपकी गुड हैबिट्स डेवलप करने को कहेगा ताकि आप दोबारा से इस पिटफॉल में ना गिरे। And then जो second type of bankruptcy थी, as I mentioned, chapter 13, वो उन लोगों के लिए जिनकी steady income है, तो वो लोग अपनी प्रॉपर्टी रख सकते हैं, जैसे उनका घर, उनकी गाड़ी, उनकी दूसरी चीजें। जज अगर अप्रूव कर दे तो आपको वो जितने पैसे वो करते हैं वो आपने तकरीबन 3 से 5 साल में वापस देने होते हैं, इंस्टेड कि आप अपनी प्रॉपर्टी दें या आपके बैंक फोरक्लोज करे आपकी प्रॉपर्टी, या कोर्ट ऑर्डर करे कि इसकी प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करो जैसे चैप्टर 7 में करते हैं। तो उसको वो बेसिकली आप सब कुछ अपने पास रखेंगे लेकिन प्रोसेस जाएगा उसका, एंड देन जब सब कुछ पेपर वर्क हो जब सब पेमेंट्स वगैरह हो जाएंगी बैंक्रप्सी के प्रोसेस में, आपने 3 से 5 साल में सब लोन पे ऑफ कर दिए या जो अमाउंट्स ओ करते थे वो आपने पे ऑफ कर दिए, तो फिर आपको वो एक डिस्चार्ज ऑफ डेट दे देंगे और फिर वहां से आप अपना फ्रेश स्टार्ट कर देंगे। फिर बैंक का कोई कब्जा कोर्ट का कोई कब्जा नहीं होगा आपकी चीजों के ऊपर, या बैंक का कोई कर्जा नहीं होगा, वो सब उतर जाएगा। लेकिन ये कि जो जब आप बैंक्रप्सी फाइल करते हैं तो उसमें काफी से लोन्स जो हैं या चीजें हैं वो आपकी खत्म नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाइल्ड सपोर्ट ओ करते हैं तो आपका खत्म नहीं होगा, वो आपने फिर भी देना है। अगर आप एलिमनी मनी ओ करते हैं अपने स्पाउस को डिवोर्स के थ्रू तो आपका वो भी खत्म नहीं होगा, वो भी आपने देना है। फाइन्स होते हैं जो ट्रैफिक फाइन्स एंड अदर कुछ अलग तरह के फाइन्स होते हैं, वो भी आपको पे करने हैं, वो भी आपके नहीं जाएंगे। आपके टैक्सेस भी नहीं जाएंगे, अगर आप टैक्स ओ करते हैं, पेनल्टीज ओ करते हैं आईआरएस को, तो वो भी आपके खत्म नहीं होंगे, वो भी आपको देने ही देने हैं। एंड देन स्टूडेंट लोन ऑब्लिगेशंस होते हैं, वो भी बैंक्रप्सी के थ्रू खत्म नहीं होते हैं, वो भी आपको देने ही होते हैं, मोस्ट ऑफ देम। लेकिन चैप्टर 7 को क्वालिफाई करने के लिए आपकी सर्टेन इनकम रिक्वायरमेंट है, वो आपको अपनी स्टेट के साथ चेक करना पड़ेगा कि क्या इनकम रिक्वायरमेंट है जिसको सेटिस्फाई करना है, और फिर आपको वो बेसिकली चैप्टर 7 फाइल करने देंगे। मेरी समझ में ये आ रहा है कि बेसिकली ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, मतलब कि इतनी जल्दी और इतने छोटे से टाइम में नहीं पूरी डिटेल में आ सकती। सिर्फ ये हम समझ सकते हैं कि ये हमारे पास 3 ऑप्शन है, पहले आप अपनी आदत को अच्छा करें, दूसरा बैंक के साथ डील करें, और तीसरा मतलब कि बैंक्रप्सी के ऑप्शन को एक्सप्लोर करें। और मेरा ख्याल तो बेस्ट तो यही होगा कि हर किसी की सिचुएशन सेपरेट होती है, पहले 2 स्टेप्स तो वो खुद हैंडल कर सकते हो आप, लेकिन तीसरे स्टेप के लिए वो ज़रूरी होगा कि आप अपने अकाउंटेंट और एक किसी अटर्नी से ज़रूर बात करें। मेरे ख्याल अटर्नी के ऑप्शंस भी बहुत है, ऑनलाइन भी हैं, मिल जाते हैं। मेरे ख्याल एक वो भी है लीगल आईडी या लीगल शील्ड है काफी, हाँ लीगल शील्ड, तो काफ़ी सारे मिल जाएंगे। तो आई थिंक ये चीज़ें हेल्प हो जाएंगी। तो इट्स गुड इंफॉर्मेशन, थैंक यू। क्वेश्चन है कि इज इट गुड से नेगोशिएट क्रेडिट कार्ड कंपनी के साथ पहले करें या जब कलेक्शन में चला जाए तो तब करें?
अगर आप पहले करें तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे रिपोर्ट नहीं होगा, उसको इम्पैक्ट नहीं करेगा, आपका क्रेडिट स्कोर नीचे नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं होता है, उनके साथ चीज़ें नहीं होती हैं, और फॉर इंस्टेंस आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो कलेक्शंस में चला जाता है, तो निगोशिएट करें आप कलेक्शंस के साथ। लेकिन ये याद रखें कि वो आपकी रिपोर्ट पे 7 years के लिए रहेगा, क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर आपकी 7 साल के लिए रहेगा कि आपका अकाउंट ये वाला कलेक्शंस में गया। उसके ऊपर डॉलर अमाउंट जीरो आएगा रिगार्डलेस आपने क्या नेगोशिएट किया है, क्योंकि जब फ्यूचर लेंडर्स देखेंगे या क्रेडिट कार्ड कंपनी देखेंगी तो उनको यही नजर आएगा कि इस बंदे का एक अकाउंट कलेक्शन में गया था और अब वो पेड ऑफ हो गया। दूसरी चीज कलेक्शन से यही है कि क्रेडिट कार्ड कंपनी या जो लेंडर्स हैं वो आपको सू भी कर सकते हैं। लेट्स से आप पैसे नहीं दे सकते तो हर स्टेट का डिफरेंट स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन होता है कि इतने साल के अंदर अगर इस बंदे ने नई क्रेडिट कार्ड को पैसे दिए या क्रेडिटर को पैसे नहीं दिए तो क्रेडिटर के पास सर्टेन अमाउंट ऑफ इयर्स होंगे कि वो आपको सू कर ले अपने पैसे लेने के लिए। अगर वो स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन खत्म हो जाता है तो फिर तो क्रेडिट कार्ड वाले को आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो खत्म नहीं होता और वो आपको सू कर देते हैं या आप पेमेंट कर देते हो तो वो साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। So that's one thing to keep in mind. So basically, it's just better to work with the companies before rather than Before. going into collection. मैं तो ये recommend करूंगी कंपनी के साथ पहले बात करें, अगर वो नहीं होता then look into the other options. Okay, so next question है, what happens to credit card debt? अगर जब बंदा मर जाता है तो उसके जो कर्जे होते हैं, मतलब चाहे वो क्रेडिट कार्ड का है या दूसरे हैं, मतलब उनका कौन रिस्पॉन्सिबल बनता है? तो उनका रिस्पॉन्सिबल आपकी स्टेट होती है। आप मर जाते हो तो रिमेंबर लास्ट वीक हम लोग जब विल्स के बारे में बात कर रहे थे, तो अगर आप विल के साथ भी मरते हो तो सबसे पहले आपका डेट निकलेगा, फिर आपके एयर्स को पैसे मिलेंगे। तो इसी तरह अगर आप विल के बगैर मरते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम पहले क्रेडिटर्स के पैसे जाएंगे और उसके बाद फिर आपके जो लेफ्ट ओवर पैसे होंगे, एसेट्स होंगे, वो आपके एयर्स को मिलेंगे। तो ये होगा। लेकिन अगर उस बंदे के पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, पैसा करने के लिए, तो इट जस्ट फिनिशेस विद द बंदा मरेगा तो वो क्रेडिट भी सारा उस जो मनी बेसिकली दो प्रोसेस है कि अगर आप मरते हो तो आपके एसेट से सबसे पहले आपकी डेट पे होंगी, फिर बाकी एसेट आपके डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो अगर आपको एसेट नहीं है तो ये नहीं है कि वो जो बैंक है या क्रेडिट कार्ड कंपनी है वो उसके बीवी की या खामद के पीछे या बच्चों के पीछे या माँ बाप के पीछे नहीं आएंगे, वो केस आपके साथ ही खत्म हो जाएगा वहाँ। खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली। एंड देन इफ समवन हैज दैट, अगर 0% इंटरेस्ट रेट है तो वेल एंड गुड, आप उसको पे करते रहें, आप एक्स्ट्रा पैसे नहीं दे रहे हैं। सो इट्स एक्चुअली, मुझे लगता है कि ये आई डोंट नो अगर मंसूर की डिफरेंट ओपिनियन है, बट मेरी ओपिनियन में अगर 0% इंटरेस्ट है आप उसको देते रहें, आप कोई एक्स्ट्रा पैसे आपकी जेब से नहीं जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। आप देते रहें, आपको होल्ड पे नहीं करवाने की जरूरत या एकदम से सारा उतारने की जरूरत नहीं है, because there is no loss, there is no gain, you're able to pay that off. मेरा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। आई मीन 0% इंटरेस्ट रेट आपको देखना है कि किस तरह का है। ये अक्सर पिटफॉल होते हैं। पहला रूल है कि आप पे डेट नहीं होनी चाहिए, चाहे 0% पे चाहे 10% पे। डेट इज बैड, ऑल टाइप ऑफ डेट इज बैड। लेकिन अब कुछ लोग 0% पे ले लेते हैं, उसको फिर कहते हैं ठीक है हम इन्वेस्ट कर लेते हैं, 3% 5% पे तो प्रॉफिट होगा। इट्स अ बैड रूल, क्योंकि कहीं आपको ट्रबल आ गया और वो अपना फुलफिल कर सके चीजें, अपनी कमिटमेंट, तो ज्यादा मजबूरी में फंस जाते हो। तो रूल नंबर मेरा तो ये, चाहे 0% पे भी डेट मिल रही है, आई वुड नॉट टेक इट, राइट, अनलेस इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी। अदरवाइज आई थिंक द मोर, क्योंकि जो वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, उनका रूल नंबर भी 1 ही है, वेल्थेस्ट पीपल ऑन प्लेनेट, कि यू शुड नॉट हैव डेट, पीरियड। और वो गुड डेट बैड डेट इज स्टिल अ प्रीटी ग्रे जोन एरिया जिस पे बड़ी डिस्कशंस हैं, एंड आई कैन नेवर फिगर आउट कि हाउ इज अ गुड डेट, अ डेट इज अ गुड डेट। क्योंकि अब जिस तरह फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं और उसके अंदर मतलब कि अब जो गुड डेट थी जिनके रेंटल प्रॉपर्टीज पे वो अच्छा गिनी जा रही थी कि रेंटल इनकम आ रही है और आप पे कर रहे हो लोन भी और प्रॉपर्टी बन रही है, एसेट भी बन रहे हैं, और अब एकदम आपको रेंट नहीं मिल रहे, तो ऑल ऑफ सडन दैट गुड डेट बिकेम अ लाइबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हमेशा आपके प्लान ऐसे होने चाहिए कम से कम डेट होनी चाहिए और ज्यादा ज्यादा आपकी अपनी कैश होनी चाहिए। सही। Yeah, I mean, different opinions. In a housing situation, it's a bad debt for me. अगर auto loan है और आपको कोई interest नहीं उसके ऊपर दे रहे हो, just making a monthly payment,
it's well and good, it's not a big deal. लेकिन मैं नहीं करूँगी कि अगर आपको 0% ट्रांसफर मिल रहा है, डेट ट्रांसफर मिल रहा है, तो आप वो ले लें, या फिर अगर वो कह रहे हैं कि you know what, you can do cash advance on 0% interest rate, I wouldn't recommend that either. या जो यंग लोग हैं वो क्या करते हैं कि 0% इंटरेस्ट के लालच में गाड़ी महंगी ले लेंगे, जहाँ उनकी अफोर्डेबिलिटी $5,000 की कार है, अब वो लेने जाएंगे, उनके लिए 0% है, 40,000 की कार लेके आ जाएंगे, ओके मुझे 0% पे मिल गई। फर्नीचर की कैपेसिटी 2,000 की होती है, लेकिन 12,000 का लेके आ जाओगे बिकॉज 0% पे मिल गया। सो इट्स अ वे टू गेट कंज्यूमर टू बाई मोर देन यू नीड इट। तो अगर जो आप एक कैश के फार्मूले पे चलोगे, तो आई थिंक इट्स द मोस्ट सेफेस्ट वे टू डू इट, अनलेस आपका कैश फ्लो is hundreds of thousands a month and you don't care about $5,000-10,000 spending and paying back. Yeah, I think so, it's a good idea, but otherwise watch it, especially these times. ये pandemic ने यही तो सिखाया कि many people जो US के अंदर है, they don't even have emergency, right? Or now all of a sudden the 0% can get you in even deeper trouble. So bigger cars, bigger houses, bigger things based on interest. और आगे हमें पता है कि next जो टाइम आएगा वो बड़ा अट्रैक्टिव आएगा, मीनिंग बाई एवरीबडी ट्राइंग टू सेल प्रोडक्ट्स। अब जिस तरह कार तो ऑलरेडी कार मेकर 0% दे रहे हैं, 3 मंथ की पेमेंट नहीं करनी, 84 मंथ का लोन दे रहे हैं। आई मीन इट्स अनबिलीवेबल द स्टफ दे गोना पुट आउट, लेकिन ये दिस इज व्हाट्स गोना bury consumer into even more debt out there. So I think overall good questions. Thank you for good explanation about these things, 3 things. तो आई थिंक हम इसको रिकैप करते हैं और क्वेश्चंस नहीं है। बेसिकली आई थिंक इस वक्त हम कंट्रोल में है, वायरस कंट्रोल में नहीं है। 6 वीक्स पहले वायरस कंट्रोल में था, अब हम वायरस को कंट्रोल कर रहे हैं। अनलेस हमारी बिहेवियर चेंज होगी तो वायरस दोबारा कंट्रोल में आ जाएगा। सो आई थिंक कीप अप द गुड वर्क, कीप अप द कम्युनिकेशन विद ईच अदर, दैट्स द अपॉर्चुनिटी। और कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, मतलब आप खुद अपने अंदर कोई टैलेंट, कोई चीज़, कोई शौक, उसको करें। और आई थिंक द बेस्ट चीज़ है वो फैमिली टाइम, और अपने लिए टाइम निकलेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ अवॉइड अ लॉट ऑफ मीडिया, अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया पे जो कुछ नॉनसेंस चीज़ें आ रही हैं, कंस्पिरेसी थ्योरी आ रही है, अवॉइड दोज। फोकस ऑन फाइनेंस, राइट, जिस तरह फाइनेंस की चीज़ें हैं आपकी कैसी हैं, उस चीज़ पे फोकस करें, क्योंकि अगले 6 से 12 महीने मुश्किल आने वाले हैं। और इसके साथ ही कोई और मैसेज देना, और नीदर खिदर एनीथिंग एल्स, आई थिंक अदरवाइज हम इसको फिर एंड करते हैं। Nope, I don't have anything else to say. तो ठीक है, आई थिंक सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे जो और क्वेश्चंस हैं आप लोग भेज दें। आई थिंक नेक्स्ट वीक विल कंसंट्रेट अगेन मोर ऑन some psychological issues and what else we can do. I think that's more, क्योंकि आप couple of patients जो आए हैं इसी चीज़ों के साथ हमने दाखिल भी किए हैं स्ट्रेस बेस पे, तो मैं कुछ मटेरियल उसके लिए तैयार कर लूँगा, फिर अगले वीक हम उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेंगे। मंसूर भाई, एक चीज़ मेरे अभी जहन में आई है, कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, they were saying कि some proposals आ रहे हैं सेनेट में कि they should expand the payment to $2,000 a month. So how does this link to inflation? Is it a good thing or a bad thing? आई थिंक जब भी आप पैसे को प्रिंट करते हो, राइट, तो इन्फ्लेशन तो आती है, इट्स अ बैड थिंग। शॉर्ट टर्म पेन ठीक होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पेन ज़्यादा होगा। मतलब कि अभी अगर जो सबको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रिंट करके सबको दे रहे हैं, तो आपकी एट दी ईयर 2 ईयर्स के बाद आपकी डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर जो आप कैश को होल्ड कर रहे हो या चीज़ कर रहे हैं, वो डिवैल्यू हो जाएगी कैश, और जो आगे महंगाई आएगी उसके लिए हमें प्रिपेयर होना है। समथिंग मतलब कि जो हमें आज से 6 महीने के बाद इन चीज़ों पे डिस्कस करना होगा। अभी शॉर्ट पीरियड में जितने पैसे आप बचा सकते हैं, अपना टाइम गुजार सकते हैं टेम्परेरी, उसको निकालें एंड देन बी प्रिपेयर्ड फॉर जब गुड टाइम शुरू होगा। And actually, Minister, I just wanted to add one part was I think people who are unemployed or who cannot go to their jobs should take this opportunity and try to see if they can look into something else that can be done. We never know in the future. We are expecting crises like these to happen with, viral warfare or anything. You never know, right? New viruses coming about. So pandemics like this can reoccur. So just for future financial stability, rather than just counting on a one-time check from Trump or, or unemployment, which is only for a short term, people should really utilize this time, maybe look
how they can go into maybe a new career, or a career that maybe open up an online business or something that you should utilize this time and be creative to look for other sources of income, because there's definitely things out there. And I think instead of just waiting and kind of hoping things will get better and you can go return back to your old job, that's great. But using this as an opportunity to kind of expand your business acumen, or kind of look for other sources of passive income. What do you think? I think it's a good time. बड़ा वैलिड पॉइंट है, बिकॉज जितने भी बिजनेस लोग हैं ना, उनसे जब पूछते हैं ना तो वो कहते हैं ये बेस्ट टाइम है बिजनेस स्टार्ट करने का। क्राइसिस में ही सबसे अच्छा बिजनेस स्टार्ट होता है, क्योंकि आप उस बिजनेस को जरूरत के हिसाब से बनाते हो। तो इसका मतलब जो स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, आई थिंक बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं आईटी बिजनेस के अंदर। अपना आईटी स्किल बनाना, एआई आईटी के अंदर बहुत आगे उसकी जरूरत है। ओवरऑल इवन ऑनलाइन बिजनेस इस तरह इसमें तुम कह रही हो कि शॉपिफाई है, आप अपना ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हैं, अमेजोन पे खोल सकते हैं, ईबे पे खोल सकते हैं, दूसरी जगह होलसेल से चीजें लेके आगे बेच सकते हैं। ब्लॉग्स बन रहे हैं इस चीज के ऊपर, मतलब बहुत सारे लोग मतलब घर बैठ के वीडियोस बना रहे हैं, चीजें बना रहे हैं जो प्रोडक्टिव हो सकती हैं। और कुछ लोग इवन घर में बैठ के फेस मास्क बना रहे हैं, उसकी मार्केट इस वक्त बहुत ज्यादा है। Etsy.com, इवन ईबे के ऊपर ये कपड़े के फेस मास्क की बहुत डिमांड है और ये बिक रहे हैं। ये 4-5 बंदे मिलके इसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं फैमिलीज, कि हम ये चीज बनाते हैं मास्क की, आप ये बनाओ, और फिर उसके बाद हम इसको लिस्ट करते हैं। जो लिस्टिंग में एक्सपर्ट है वो लिस्ट कर ले, जो पैकेजिंग में एक्सपर्ट है वो पैकिंग कर ले, जो बना सकता है वो बना ले, जो मटेरियल ला सकता है वो मटेरियल ले आए। और 4-5 बंदे भी अगर जो इसको कोऑर्डिनेट करते हैं तो ये बिजनेस मॉडल भी अच्छा चल जाता है। मैं इधर से कल बात कर रहा था, अगर ये एक मास्क $1 में बनता है और वो $5 में बिकता है, तो अगर जो उसका कॉस्ट अगर हमें कमीशन और चीजें डाल के $2 भी बनते हैं, तो आपको फॉर एग्जांपल $3 पर मास्क बचते हैं। और अगर जो घर में बैठे आप सिर्फ टीवी देख रहे हो, उससे बेहतर तो ये काम करना है। ठीक है, तो इस तरह कई चीजों में बहुत ऑप्शन है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इस वक्त इतनी हायरिंग हो रही है क्योंकि सब चीजें टेली पे आ रही हैं। उनको यंग बंदे चाहिए जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं, जो क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं, जस्ट स्मॉल लिटिल चीजें कर सकते हैं। बल्कि मेडिकल बिलिंग। एक अभी मैं स्टार्टअप का सीईओ का इंटरव्यू सुन रहा था, उसने एक कॉल सेंटर बनाया है, और वो कॉल सेंटर बनाया बूढ़े बंदों के लिए। उसको कहते हैं हेलो, जिस तरह क्राइसिस की हेल्पलाइन होती है, हेलो लाइन है। इस पे बेसिकली जो बुजुर्ग लोग घर में बैठे अकेले हैं, अकेलापन है, वो ये नंबर डायल करते हैं और उनके आगे दूसरी साइड पे कॉल सेंटर पे बंदे ट्रेन किए हुए हैं, वो सिर्फ उनसे बात करते हैं। आधा घंटा 1 घंटा बात की, क्या हाल है, तुमने यंग होते हुए क्या किया था, क्या चीज परेशानी कर रही है। उनको सिर्फ बात करने के लिए कोई बंदा चाहिए, और उसके आप $10 पर आवर, $15 पर आवर चार्ज कर लेते हो। ठीक है, तो उसमें कम्युनिटी का भी बड़ा हेल्प हो जाता है और अपना भी हेल्प हो जाता है। और ये अब अपनी देसी कम्युनिटी में ये चीजें चाहिए। ठीक है, तो क्यों नहीं कुछ 2-4-5 बंदे मिलके ये भी बना सकते हैं कि भाई हम एक कॉल सेंटर बनाते हैं, ये नंबर देते हैं। पहले आप वॉलंटियर काम शुरू करते हो अपने अंदर, फैमिली से और दोस्तों से जो करीबी हैं, आप उनके साथ ये ट्रेनिंग लेते हो, अपने बिजनेस को अच्छा करते हो। जब अच्छा हो जाता है, वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है, फिर आप उसको चार्ज कर सकते हो। तो इतने इतने ब्रिलियंट आइडिया हैं। यूट्यूब यूनिवर्सिटी जिसको मैं बोलता हूँ, वो अवेलेबल है। उस पर आप जाके ये सब चीजें ढूंढ सकते हैं, आइडियाज ले सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ यूनिटी होना है, कुछ को मिलके काम करना है, अकेले नहीं होगा। Yeah, and I think that's the biggest thing. Rather than wasting your time watching Netflix or Amazon, or just sitting there, just hoping that you're going to sit on unemployment, utilize it, educate yourself, go out there. They have a lot of free courses online at this time going on as well that people are offering for this purposes, because they know that the workforce is going to change, right? And so it's, I think, a great opportunity, especially for our kids in college or younger, and even older people, like who don't have a professional career or something that's long term, right? बिल्कुल। चलो ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी सो मच के सब पार्टिसिपेट होते हैं और इस इंफॉर्मेशन के डिस्कस करते हैं और आगे चलते हैं। होपफुली नेक्स्ट संडे इसी टाइम पे दोबारा मिलते हैं। और no, sure. Next, so Ramadan starts, so we will get back to everybody about the timing and stuff, because I think yeah, okay. Yeah, so maybe थोड़ी जल्दी कर लेंगे फिर। लेकिन चलो, रमजान स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले तो हमारी मुलाकात नहीं होगी, तो फिर एक मैसेज जरूर है कि रमजान में यू मस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इंजरी से प्रिवेंशन,
क्योंकि फिर हॉस्पिटल जाने में मुश्किल आएगी। तो जो लोग डायबिटिक हैं, जो इंसुलिन ले रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो अपना मतलब कि सोच समझ के आगे रोज़ा रखें और काम करें। Thank you so Or much. anybody in general with a chronic Anybody. medical condition, Correct. with current state of that we're in, just be careful. I know que roza rakhna zaruri hota and we all want to keep them, but just watch your health, because we want to make sure you don't get dehydrated and end up having to go to a hospital for it, which we, are trying to have you avoid doing anyway. So, Okay. All right. and just everybody have a happy Ramzan and stay safe and healthy. Okay. Thank you all.